मुदाखलत करें। अब अगर कैपिटल हिल का वाक़या हो गया 6 जनवरी को, तो हमने तो नहीं उस पर कुछ बोला, ये उनका मसला था, उनका कानून डील करे, उनकी जुडिशरी डील करे, उनके इदारे डील करे। ये हक इस शख्स को किसने दिया कि वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है उसको इतना ईजी ले। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा हमें दुख हुआ कि हम अमेरिका को एक अहम एलाय की नज़र से देखते हैं, हम इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। हमारे मरासिम आज से नहीं है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक चले आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी वही इज़्ज़त मिले। लेकिन हमारे मामलात में मुदाखलत ना की जाए, ये हम बार बार दोहराएंगे। और फिर वो जमात जिसका बानी कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट, अब एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा कर आप एब्सोल्युटली यस पर आ गए। आपने लॉबीज़ को पैसे दिए, आपने वहाँ पैसे दिए लॉबीज़ को कि जाओ पाकिस्तान में मुदाखलत की करारदाद मंजूर कराओ। जो कांग्रेसमैन पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की करारदाद मंजूर कराता है, आप ज़रा उसका रिकॉर्ड तो उठा के देखें। वो इस वक्त की इज़राइल की जो ज़ायनिस्ट रजीम है उसका सबसे बड़ा हामी है। आप ये उठा के देख लें, गूगल तो आज सब बता देता है ना। उसने मुतअद्दिद बिल्स पास कराए हैं इज़राइल को वेपनाइज करने के। अब अगर ऐसे लोग पाकिस्तान की बात करें तो फिर मैं समझती हूँ तो फ़लस्तीन के कॉज के साथ गद्दारी है, फिर तो फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी हुई। अब बाहर से मुराद क्या है मुझे नहीं पता, बाहर कहाँ। बोल चुके हैं ये बात, हम शादियाने नहीं बजाते, ढोल नहीं बजाते, खुशी नहीं कम मनाते। जिस तरह ये उछलते कूदते थे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या किसी सियासी जमात की लीडरशिप को जेल में रखा जाता था, तो ये शादियाने भी बजाते थे, ये खुश भी होते थे। ईद के त्यौहार पे हमारी बहनों को, हमारी माँ जैसी लीडर फरियाल टालपुर साहिबा को उठा कर ले गए, तो ये इनके लिए खुशी का बायस होगा, हमारे लिए हरगिज़ नहीं है। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि देखिए कानून है, अदालतें हैं, हमने भी तो भुगती। 14 बरस तकरीबन सदर जरदारी मुख्तलिफ जेलों में रहे, मुख्तलिफ कस्टडी में रहे, उनके 14 बरस वापस नहीं आए। ख़ास तौर पे इस नुक्ते पर मैं कहूँगी कि वो शख्स बग़ैर किसी इल्ज़ाम के साबित हुए बरी हुआ, सुरखरू हुए सदर जरदारी, लेकिन उनके 14 बरस को वापस करेगा? उनके जो बरस उनके बच्चों से दूर गुजारे गए, उनकी शहीद जो अहलिया उनसे दूर रहे, वो उनके कारकुनान से दूर रहे, अपने गांव से दूर रहे, तो वो कौन उनके वापस करेगा? वो शख्स तो इनोसेंट बाहर आया है, लेकिन उसे आपने अजियत दी, उसे आपने तकलीफ़ दी, और आपने देखा कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी। अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह बेइज्जत करने वाला है, ये किसी के हाथ में नहीं। मैडम मेरा सवाल है मैडम कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सुप्रीम कोर्ट में मसला साल हुआ, क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 17 साल बीत गए शहादत के, तो अभी तक वहाँ केस उसका कहाँ तक पहुँचा? क्यों नहीं आज तक इसका कोई सलूशन हुआ? जबकि जरदारी साहब बोल रहे हैं कि कातिलों का हमें पता है, तो उसको आवाम के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? देखिए, कातिलों का ना सिर्फ हमें तो उस वक्त ही पता था कि दहशतगर्दी की कार्रवाई है, हमें तो उस वक्त ही पता था कि ये दहशतगर्दों को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने के लिए जो है पूरे मंसूबे के तहत ये किया गया है। क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कह रही थी स्वात में पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी, ऐन उस वक्त जब वहाँ पर दहशतगर्दों का कब्ज़ा था, ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान की आवाम को दहशतगर्दों ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ था, पाकिस्तान के इलाकों को दहशतगर्दों ने अपनी जद में लिया हुआ था। शहीद मोहतरमा ने इस्लामाबाद में खड़े होकर कुछ दूरी के फासले पर ये नारा लगाया कि पाकिस्तान में अमन लाऊंगी, पाकिस्तान का झंडा गाड़ूंगी स्वात में। ये बात दहशतगर्दों को पसंद नहीं आई। हम जानते हैं इस दहशतगर्दी का निशाना हमारी शहीद कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बनी है। अब अगर हम अदालतों का एहतराम ना करें तो फिर कौन करेगा? पीपल्स पार्टी तो अदालतों का एहतराम करने में गहरा यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, और अब जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है उसका सेहरा भी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के सर जाता है। ये आइनी तरमीम लाने वाली तो हुकूमत थी,
لیکن ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کیسے کیا جائے. یہ تو ہمارے نوجوان قائد بلاول بھٹو زرداری کی ہمت تھی, ان کی کمٹمنٹ تھی, ان کی ڈٹرمنیشن تھی, جس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. عدالتوں کے نظام میں جو بہتری آنے کی ضرورت تھی, لانے کی ضرورت تھی, وہ لائی گئی. اور اس 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک اور نکتہ جو ہمارے قائد نے ڈلوایا وہ تھا ماحولیات کے حوالے سے. آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج نے کتنا نقصان کیا ہے. کلین انوائرمنٹ ہم سب کا حق ہے, صاف ہوا ہو جس میں ہم سانس لیں, یہ ہمارا حق ہے. اس حق کو آئینی حق بنایا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بلاول صاحب کی تجویز پر. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیٹ کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اب دیکھیں انٹرنیٹ کہنے کو تو انٹرنیٹ آپ کہیں گے کہ جی کیا وائی فائی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کتنے لوگوں کا انحصار کاروباری اعتبار سے, پڑھائی کے اعتبار سے انٹرنیٹ کے اوپر ہے. یہ حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی انٹرنیٹ تو ٹھیک ہے, آپ کا سرور خراب ہوگا. ارے بھائی کچھ ہوش کے ناخن لیں, کچھ عقل سے کام لیں. پاکستان کے اندر جہاں پر ڈیجیٹل ایج میں پوری دنیا پہنچ گئی ہے, پاکستان میں بھی ترقی ہونی چاہیے. پاکستان کیوں پیچھے رہ رہا ہے اس ڈیجیٹل ایج میں؟ آپ صرف قدغنے لگا رہے ہیں, آپ صرف سزائیں دے رہے ہیں, لیکن آپ ہمیں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں دے رہے. اتنا سلو ہے انٹرنیٹ کہ کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتا. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں کاروباری اعتبار سے, خاص طور پر وہ اپنا کاروبار لپیٹ کر جا رہے ہیں یہاں سے. وہ کہہ رہے ہیں یہاں کوئی ہماری کمیونیکیشن ہی نہیں ہو سکتی باہر دنیا سے, تو بہتر ہے ہم کہیں اور جا کے کاروبار کریں. طلبہ ہیں تو وہ الگ بیزار ہیں. دیکھیں آج کل کا جو طالب علم ہے اس کا بہت زیادہ انحصار ریسرچ پہ. ریسرچ پہلے کتابوں سے کی جاتی تھی, آج انٹرنیٹ کے ذریعے کی جاتی ہے, مختلف فورم سے. آج کل پوری دنیا سے ہم جڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. یہ دنیا گلوبل ویلیج ہے. آپ اس دور میں, اس ایج میں انٹرنیٹ ہی بند کر دیں گے تو کیا بچا؟ کون سی ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی ای کامرس کی آپ بات کریں؟ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اب بیان بازی نہیں, کام کر کے